हेलो गाइस, आई एम योर होस्ट रजत एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। और आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ 2023 में रिलीज हुई मूवी द गर्ल हु एस्केप्ड। और इस मूवी की कहानी सच्ची घटना पर आधारित है। तो कहानी की शुरुआत होती है और हम कारा नाम की लड़की को देखते हैं जिसकी उम्र 15 साल है। सुबह जब कारा की आंख खुलती है तो वो खुद को एक बेड से बंधा हुआ पाती है, जिसके बाद कारा पूरी तरह से घबरा जाती है। कुछ दिनों पहले कारा के साथ क्या घटना घटी थी, इसे जानने के लिए हमें उसके पास्ट में जाना होगा। हम यहाँ कारा और उसकी बेस्ट फ्रेंड जेस को देखते हैं। सुबह उठने के बाद कारा जेस से कहती है आज हमें बाहर कहीं घूमने जाना चाहिए, जिसके लिए जेस भी तैयार हो जाती है। कारा तभी अपनी मोम डेबरा को कॉल करके बताती है मैं और जेस बाहर घूमने जा रहे हैं, इसलिए मैं आज रात को घर नहीं आ पाऊंगी। इस पर डेबरा उससे कहती है आज मुझे भी किसी काम से बाहर जाना है, इसलिए तुम अपने डैड को कॉल कर लेना। इसके बाद कारा अपने घर के प्लांट्स में पानी देने लगती है। तभी कारा एक गाड़ी को नोटिस करती है जो बहुत देर से उसके घर के आसपास चक्कर काट रही थी। कुछ देर बाद वो गाड़ी कारा के पास आकर रुकती है, जिससे रिचर्ड नाम का आदमी बाहर आता है और उसके हाथ में एक कुरियर का पैकेट होता है। रिचर्ड कारा से पूछता है क्या तुम्हारे मोम डैड घर पर हैं? इस पर कारा कहती है नहीं, वो किसी काम से बाहर गए हैं। रिचर्ड तभी कारा के मुंह पर एक बंदूक लगा देता है और उससे कहता है बिना आवाज किए चुपचाप गाड़ी में बैठ जाओ। गाड़ी में एक बड़ा सा कंटेनर रखा होता है और इसी के अंदर रिचर्ड कारा को बंद कर देता है। इससे कारा बहुत घबरा जाती है। कुछ देर बाद रिचर्ड गाड़ी को एक सुनसान जगह पर रोक देता है। अब इस मौके का फायदा उठाकर कारा गाड़ी से भागने लगती है, लेकिन तभी रिचर्ड कारा को शूट कर देता है। मगर तभी हमें पता चलता है कारा बस भागने के बारे में सोच रही थी, वो भागी नहीं थी। थोड़ी देर बाद रिचर्ड वहां आ जाता है और कारा के हाथ पैरों को बांधकर उसे फिर से कंटेनर में डाल देता है। दूसरी तरफ जेस को भी टेंशन होने लगी थी कि कारा कहाँ चली गई है। तभी जेस डेबरा को कॉल करके कहती है क्या कारा आपके पास आई है? लेकिन डेबरा उसे कहती है नहीं, वो मेरे पास नहीं आई, मगर शायद वो अपने बॉयफ्रेंड रायन से मिलने गई होगी। डेबरा तभी रायन को कॉल करके पूछती है क्या कारा तुम्हारे साथ है? लेकिन रायन भी मना कर देता है। वहीं रिचर्ड कारा को अपने घर ले आता है और उसे कहता है अगर तुमने थोड़ी सी भी होशियारी दिखाने की कोशिश की तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। इसके बाद रिचर्ड कारा के हाथ खोल देता है और उसे अपने बेडरूम में ले जाता है, जहां पर कुछ इस प्रकार के टॉय रखे हुए थे। सॉरी, मुझे इनका नाम नहीं पता। खैर, रिचर्ड यहाँ कारा को 2 रूल समझाता है। पहला ये कि कभी भी इस घर से भागने की कोशिश मत करना, और दूसरा हमेशा मुझे यस डैडी कहना। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। इसके बाद रिचर्ड एक नोटबुक पर कारा की सारी पर्सनल डिटेल लिख लेता है, जैसे कि उसका नाम क्या है, उसके पेरेंट्स का नाम, उसके बॉयफ्रेंड का नाम। लास्ट में वो कारा से ये भी पूछता है क्या तुमने कभी अपने बॉयफ्रेंड के साथ सेक्स किया है, जिस पर कारा उसे मना कर देती है। फिर रिचर्ड कारा को बेड पर लेटने के लिए कहता है और उसके साथ रेप कर देता है। इसके बाद कारा अपने आसपास रखी सभी चीजों के बारे में जानकारी इकट्ठा करना शुरू कर देती है और साथ ही वहां रखी दवाइयों के नाम भी याद कर लेती है। फिर कारा रिचर्ड से बात करके उसके बारे में जानकारी इकट्ठा करना शुरू कर देती है, जैसे तुम क्या करते हो, क्या तुम्हें स्कूल जाना पसंद था। तभी रिचर्ड उसे बताता है मैंने 9 साल नेवी में काम किया है। इसके बाद रिचर्ड कारा से पूछता है क्या तुमने कभी स्मोकिंग की है। इस पर कारा मना कर देती है, इसलिए रिचर्ड कारा से जबरदस्ती स्मोकिंग करवाता है। कारा ये सब इसलिए कर रही थी ताकि कभी उसे मौका मिले तो वो यहाँ से भाग जाए। फिर रिचर्ड कारा को पोर्नोग्राफी भी दिखाता है, मगर कारा को चुपचाप बैठकर ये सब सहन करना पड़ता है। वहीं दूसरी ओर डेबरा अपने हस्बैंड को कॉल करके उसे कारा के बारे में बताती है और साथ ही साथ पुलिस में भी उसके किडनैप होने की कंप्लेंट करती है। उधर कारा रिचर्ड से कहती है जब तक तुम खाना खा रहे हो तो क्या मैं तुम्हारी किचन की सफाई कर दूं। सफाई के बहाने कारा वहां रखी सभी चीजों को नोटिस करना शुरू कर देती है, जहां पर उसे डेंटिस्ट के बहुत सारे कार्ड रखे मिलते हैं और साथ ही कैलेंडर पर कुछ नोट भी लिखे होते हैं। अगले सीन में रिचर्ड फिर से कारा को कंटेनर में बंद करने के लिए कहता है, क्योंकि उसे एक अर्जेंट कॉल करने के लिए जाना था। इसके बाद रिचर्ड कारा के मुंह को बांध देता है और वहां से चला जाता है। अब इससे कारा का दम घुटने लगता है, इसलिए वो जोर जोर से हाफने लगती है। तभी वहां रिचर्ड आ जाता है और उसे कहता है तुम बहुत ज्यादा शोर कर रही हो। जिसके बाद रिचर्ड कारा के मुंह पर बंधी उस बॉल वाली रस्सी को खोल देता है और उसे कहता है बिल्कुल भी शोर मत करना, वरना तुम्हें पता है ना तुम्हारा क्या अंजाम होगा। इसलिए बेचारी कारा चुपचाप उस कंटेनर में लेटी रहती है। अब रात में रिचर्ड उसे खाने के लिए बर्थ कंट्रोल पिल देता है, जिसे चुपचाप कारा को खाना पड़ता है। इसके बाद रिचर्ड कारा के हाथ पैरों को बेड से बांधकर सोने चला जाता है। जब सुबह कारा की नींद खुलती है तो वो देखती है रिचर्ड गहरी नींद में सो रहा है, इसलिए मौके का फायदा उठाकर कारा चुपके से अपने हाथ और पैरों को खोल लेती है और घर से निकलकर बाहर भाग जाती है। तभी कारा को गाड़ी में 2 आदमी आते हुए दिखाई देते हैं। वो उन्हें कहती है एक आदमी ने मुझे किडनैप करके रखा हुआ था, इसलिए प्लीज मुझे पास वाले पुलिस स्टेशन तक छोड़ दो।
जिसके बाद ये दोनों आदमी कारा को पुलिस स्टेशन ले जाते हैं। कारा यहाँ पुलिस वाले से कहती है, मेरा नाम कारा रॉबिन्सन है और मुझे एक आदमी ने किडनैप किया हुआ था और मैं बड़ी मुश्किल से बचकर वहां से आई हूँ। ये पुलिस वाला भागकर अपने सीनियर ऑफिसर को बुलाता है। कारा यहाँ ऑफिसर को सब कुछ एक्सप्लेन करती है कि कैसे उसका किडनैप हुआ और रिचर्ड के बारे में सब कुछ पुलिस को बता देती है। तभी ऑफिसर को पता चलता है कारा की पास वाले पुलिस स्टेशन में किडनैप होने की कंप्लेंट दर्ज हुई है। इसलिए पुलिस वाले कारा की मोम को कॉल करके बताते हैं, आपकी बेटी बिल्कुल सुरक्षित है। कारा अपनी मोम से बात करती है, जिसके बाद दोनों माँ बेटी इमोशनल हो जाती हैं। इसके बाद पुलिस ऑफिसर कारा से पूछते हैं, क्या तुम हमें उस जगह लेकर जा सकती हो जहां तुम्हें किडनैप करके रखा हुआ था। कुछ देर सोचने के बाद कारा उन्हें उस जगह पर ले जाती है जहां पर उसे किडनैप करके रखा हुआ था। जिसके थोड़ी देर बाद कारा की मोम पुलिस स्टेशन में पहुंच जाती है जहां कारा को रखा गया था। दूसरी ओर पुलिस वाले रिचर्ड के घर में एंटर कर जाते हैं जहां उन्हें कोई सुराग नहीं मिलता क्योंकि रिचर्ड वहां से फरार हो गया था। पुलिस जैसे ही इस रूम में आती है तो उन्हें वहीं वाले टॉयज रखे हुए मिलते हैं जो हमें शुरुआत में दिखाए गए थे। अगले सीन में पुलिस स्टेशन में कारा को कुछ क्रिमिनल्स की तस्वीर दिखाई जाती है ताकि कारा ये बता सके कि उसे किसने किडनैप किया था। साथ ही कारा पुलिस को बहुत सब इन्फॉर्मेशन भी दे देती है जो उसने रिचर्ड के घर नोटिस की थी और कारा पुलिस को ये भी बता देती है कि रिचर्ड ने 9 साल नेवी में भी काम किया है और वो ये भी बता देती है कि मैंने उसके बाथरूम में रखी एक कंघी में किसी औरत के बाल भी देखे थे। दूसरी ओर पुलिस वाले को एक संदूक मिलता है जिसके अंदर रिचर्ड के कुछ पुराने कपड़े और साथ ही कुछ न्यूज़पेपर की कटिंग भी रखी हुई थी जिसमें लड़कियों के मिसिंग होने की खबर लिखी थी। इससे पुलिस को अंदाजा हो जाता है कि कुछ दिनों पहले 2 टीनेज लड़कियों की किडनैपिंग हुई थी और शायद इसमें रिचर्ड का हाथ हो सकता है और वो सिर्फ 14-15 साल की लड़कियों को ही किडनैप करता है। उधर पुलिस ने कंघी को टेस्ट करवाने के लिए भेज दिया था जिससे उन्हें पता चलता है वो बाल रिचर्ड की पत्नी के हैं जो कि डिज्नीलैंड में रहती हैं। दूसरी ओर कारा से मिलने उसके डैड और उसके फ्रेंड्स आते हैं। वहीं पुलिस ने कारा की सिक्योरिटी के लिए उसके घर के बाहर 2 पुलिस वालों को रखा हुआ था। यहाँ कारा अपनी मोम से कहती है, मुझे रायन के साथ बाहर घूमने जाना है, लेकिन डेबरा उसे कहती है रिचर्ड को अभी तक पुलिस ने नहीं पकड़ा इसलिए कुछ दिनों तक तुम्हें घर पर ही रहना चाहिए। कुछ देर बाद कारा के घर जैस आती है। कारा उसे कहती है, क्या तुम मुझसे नहीं पूछोगी कि मेरे साथ क्या हुआ था। जैस उसे कहती है, मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहती, लेकिन कारा कहती है कोई बात नहीं, तुम पूछ सकती हो। जिसके बाद कारा जैस को सब कुछ सच सच बता देती है। उधर पुलिस रिचर्ड की पत्नी से पूछताछ करती है लेकिन उसका कहना था मेरा पति बहुत अच्छा इंसान है और वो ऐसा कुछ नहीं कर सकता। इसी बीच पुलिस स्टेशन में स्टेफी नाम की लेडी आती है जो खुद को रिचर्ड की बहन बताती है। स्टेफी पुलिस से कहती है रिचर्ड ने पहले भी ऐसे काम किए हैं और जिस गाड़ी से उसने कारा को किडनैप किया था वो मेरी कार थी और उसने मुझे कल कॉल भी किया था। अब पुलिस को यहाँ से रिचर्ड की लोकेशन का पता लग जाता है। दूसरी ओर एक पुलिस वाला कारा के पास आता है और उसे कहता है रिचर्ड ने पहले भी 2 लड़कियों को जान से मारा है और तुम बहुत लकी हो जो जिंदा बच गई और ऐसा काम कोई हिम्मत वाली लड़की ही कर सकती है। इसके बाद स्टेफी पुलिस को कॉल करके बताती है कि मुझे रिचर्ड का कॉल आया था और वो मुझे एक बार में मिलना चाहता है। स्टेफी यहाँ पुलिस को बार की लोकेशन भी बता देती है। उधर कारा जैस के साथ रायन का बेसबॉल मैच देखने जाती है। दूसरी ओर पुलिस वाले को रिचर्ड दिख जाता है जो कि पुलिस से बचकर भागने की कोशिश करता है, लेकिन इस जगह आकर 2 पुलिस वाले उसे घेर लेते हैं मगर रिचर्ड के हाथ में बंदूक होती है। पुलिस उसे बंदूक फेंकने के लिए कहती है लेकिन रिचर्ड ऐसा नहीं करता और खुद को गोली मार लेता है। अगली सुबह कारा जब सोकर उठती है तो उसकी मोम उसे बताती है रिचर्ड ने खुद को जान से मार लिया है और अब तुम पूरी तरह से सुरक्षित हो। कारा ये सुनकर उदास हो जाती है। जब वो अपने घर के बाहर बैठी होती है तो उसके पास ये पुलिस वाला आता है जो कारा से माफी मांगता है और उससे कहता है हम उस आदमी को सजा नहीं दे पाए। कारा गुस्से में पुलिस से कहती है मैं चाहती थी मुझे जस्टिस मिले और जिस आदमी ने मेरी जिंदगी बर्बाद की है उसकी पूरी जिंदगी जेल में कटे और मैं लोगों को बताना चाहती थी कि मेरे साथ क्या हुआ है, लेकिन अब ना कोई अपराधी बचा है और ना कोई उस पर केस। आखिरी में पुलिस वाला उसे कहता है रिचर्ड को अपने पापों की सजा मिल चुकी है और तुम एक हीरो हो जो तुम अपने आखिरी दम तक उस दरिंदे से लड़ती रही। मूवी के लास्ट में हमें असली कारा का फोटो दिखाया जाता है जो कि आज के वक्त में लॉयर है और इस 116 शॉर्ट विक्टिम्स के लिए केस लड़ती है।